हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा +1 पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर है आवर कॉन्स्टिट्यूशंस यानी कि हमारा संविधान, इस चैप्टर में हम जो भारतीय संविधान जो है उस संविधान के निर्माण की प्रक्रिया और साथ के साथ ये देखेंगे कि स्वतंत्र भारत के सामने यानी कि जब अपने देश के संविधान का निर्माण हो रहा था तो उस समय कौन कौन सी चुनौतियां थी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और फिर हम देखेंगे कि भारतीय संविधान जो है उसके प्रमुख जो है रिसोर्स या उसके प्रमुख जो सोर्स है, सोर्स मतलब उसके प्रमुख जो स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं। कई बार ये कहा जाता है, ये आरोप भी लगाया जाता है कि भारतीय संविधान जो है वो एक उधार का थैला है। तो उसमें देखेंगे कि भारतीय संविधान के जो स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं। जैसे उसमें हम देखेंगे कि अमेरिका के संविधान से हमने क्या लिया, ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया, आयरलैंड के संविधान से क्या लिया, अफ्रीका के संविधान से हमने क्या लिया, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या लिया। तो सभी जो है उसके स्रोत जो हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखो, सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि हमें संविधान की जरूरत क्यों होती है। हमें संविधान की जरूरत क्यों है। तो देखो, हमें संविधान की जरूरत क्यों है, तो थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं कि संविधान है क्या। तो संविधान जो है वो कानूनों को एक ऐसा लिखित दस्तावेज होता है जिसमें सरकार की शक्तियां, सरकार का गठन, सरकार की शक्तियों पर नियंत्रण, राज्य और आम नागरिकों के आपसी संबंध क्या होंगे, और जो राज्य जो है लोगों को जो कुछ बेसिक फैसिलिटीज जो प्रोवाइड करवाता है, जैसे आपके मौलिक अधिकार, और उसमें राज्य और नागरिकों का आपस में क्या संबंध है, तो उनके ऐसे लिखित दस्तावेज को ही संविधान कहा जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें संविधान की जरूरत क्यों है। देखो, नंबर 1, संविधान जो है वो सरकार की जो शक्तियां हैं, संविधान सरकार की जो शक्ति है उन शक्तियों पर, यदि वो शक्तियां जो है एब्सोल्यूट पावर को वो यूज करती है। आपने देखा होगा जब राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था होती थी तो उस राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था के अंदर राजा की शक्तियों पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं होता था, और राजा यानी कि वो सम्राट जो है वो अपनी मनमानी करता था। तो आप एक प्रकार से अंदाजा लगा सकते हैं कि यदि वही कानून बनाता है, वही उस कानून को लागू करता है, वही उस कानून की व्याख्या करता है, वही उस कानून में न्याय देता है, तो वो आदमी पक्षपाती हो सकता है। वो आदमी अपनी शक्तियों का इस तरीके से इस्तेमाल कर सकता है जिसमें उसका हित हो और आम जनता, चाहे बेशक उसका उत्पीड़न होता हो, उसके ऊपर चाहे उसका अत्याचार होता हो, यानी कि वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल इस तरीके से करता था कि वो मनमाना व्यवहार करता था। वो किसी भी व्यक्ति को जो है अंदर करवा करके उसको फांसी भी दे सकता था, उसमें कोई अपील दलील कुछ नहीं। तो वो हम देखते हैं कि वो जो शासन सत्ता का जो स्वरूप होता था, हालांकि हम ये नहीं कहते कि भी सभी जो है शासक जो है वो क्रूर थे, लेकिन वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल जो करता है वो इस्तेमाल जो है वो मनमाना करेगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सरकार की जो मनमानी जो शक्तियां होती हैं उन शक्तियों पर नियंत्रण, उन शक्तियों पर कंट्रोल करता है ताकि वो मनमाना व्यवहार ना कर सके। फिर साथ के साथ संविधान जो है यदि वो उन शक्तियों पर कंट्रोल करता है तो एक प्रकार से उस शासन व्यवस्था में
तालमेल बना रहता है, उसमें नागरिकों के अधिकार जो है वो सुरक्षित रहेंगे और उनको जो भी फैसिलिटीज प्रोवाइड होती है वो उसका फायदा उठाएंगे। और यदि वो सरकार इस तरीके का बिहेव करती है, व्यवहार करती है कि यदि वो उन शक्तियों का मतलब उन जो फंडामेंटल राइट्स है उनको हनन करती है, तो व्यक्ति हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, वो सरकार के खिलाफ भी जा सकता है। तो यहां हम देखते हैं कि उस सरकार की जो शक्तियां हैं उन शक्तियों पर नियंत्रण स्थापित करता है। तो यहां हम सरकार की जो शक्तियां हैं उस पर नियंत्रण स्थापित करता है। साथ के साथ उस सरकार का गठन जो है वो कैसे होगा और उसमें कौन लोग जो है वो भाग लेंगे और उस सरकार की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और वो किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होगा। तो देखो ये सब जो है तय करता है संविधान। यानी कि संविधान जो है वो एक ऐसी अंपायर की भूमिका निभाता है कि वो देखो, साथ के साथ दूसरा है कि संविधान जो है वो समाज के लिए क्या काम करता है। ये तो सरकार के लिए है, तो समाज के लिए क्या काम करता है, समाज के लिए उसकी क्यों जरूरत है, तो समाज के लिए क्या करता है संविधान। तो आपने देखा हो अपने समाज के अंदर सभी प्रकार के लोग रहते हैं, अमीर लोग भी हैं, गरीब भी हैं, गोरे भी हैं, काले भी हैं, अगड़े भी हैं, पिछड़े भी हैं, या कुछ समुदाय, कुछ कम्युनिटी जो हैं वो माइनॉरिटी ग्रुप्स में भी हैं। तो समाज के अंदर एक ऐसा तालमेल बिठाता है संविधान, एक ऐसी व्यवस्था करता है कि जिसमें कोई बहुसंख्यक समाज जो है वो समाज अल्पसंख्यक समाज के ऊपर कोई अत्याचार ना कर सके। तो कुछ ऐसी मर्यादाएं बनाता है, क्योंकि कानून लिखित दस्तावेज है कानूनों का संविधान, तो कुछ ऐसी मर्यादाएं बनाता है और वो मर्यादाएं जो है वो एक दूसरे के अंदर जो है वो तालमेल बिठाने की कोशिश करती है। यदि वो मर्यादाएं ना हो, वो कानून ना हो, तो फिर अमीर जो है वो गरीब का शोषण करेगा, वहां चमड़ी के आधार पर या जाति के आधार पर भेदभाव होगा, अल्पसंख्यक समुदाय के हितों को इग्नोर किया जाएगा, बहुसंख्यक समाज उसको दबा के रखेगा, उसका उत्पीड़न करेगा। तो इससे समाज के अंदर अराजकता कैसी स्थिति होगी, यानी दो वहां क्लास बन जाएंगी, शोषित और शोषक। शोषित वो जिनका शोषण हो रहा है, शोषक वो जो उसका शोषण कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि समाज के अंदर एक अराजकता कैसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, एक ऐसा जंगल राज कायम हो जाएगा कि उसमें कोई भी अपने आप को सिक्योर फील नहीं करेगा, सभी अपने आप को अनसिक्योर फील करेंगे। तो इससे समाज का जो स्थायित्व है, उसके अंदर जो स्टेबिलिटी है वो नहीं रह पाएगी। वहां तो फिर मारकाट, चोरी चपेरी, अपहरण, लूटमार, हत्याएं, इस प्रकार की घटनाएं घट जाएंगी। तो वहां स्टेबिलिटी नहीं रह पाएगी सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर, और एक दूसरे के जो है वो मतलब अपने हितों के लेकर के उनमें टकराव भी होगा। तो संविधान जो है वो समाज के अंदर जो अलग अलग कम्युनिटी और क्लास है उनके हित जो टकराव जो है उन टकरावों को भी समाप्त करता है और समाज के अंदर एक ऐसा तालमेल, एक ऐसा सामंजस्य स्थापित करता है और उस सामंजस्य से एक ऐसा माहौल क्रिएट होता है सोसाइटी के अंदर, पीसफुल माहौल क्रिएट होता है और उस पीसफुल माहौल के अंदर लोग सब अपना विकास करते हैं। तो इससे क्या है कि समाज के अंदर भी एक व्यवस्था कायम रहती है। इसी प्रकार से हम देखते हैं नंबर 3 जो है वो नागरिकों के लिए क्यों जरूरी है। नागरिकों के लिए क्यों जरूरी है, तो देखो नागरिकों के लिए इसलिए जरूरी है, आपने देखा है कि अपना संविधान अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के फंडामेंटल राइट्स जो है वो प्रोवाइड करवाता है, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक। तो यहां देखो कानून की समानता है, रूल ऑफ लॉ यानी कानून की शासन की व्यवस्था करना। इसी प्रकार मतलब प्रत्येक आदमी की जो गरिमा है, उसका जो सम्मान है कि वो कानून की नजर में समान है, सामाजिक समानता है, भेदभाव से
रहित समाज होगा, या फिर उसको धार्मिक स्वतंत्रताएं होंगी, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी, धार्मिक उपासना पद्धति की उसको स्वतंत्रता है, वो अपनी भाषा और संस्कृति या जो उसकी लिपि वगैरह है या उसके सामाजिक मूल्य हैं वो उनको बनाए रख सकता है। और आखिर में जो आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, यदि कोई सरकार, संस्था या व्यक्ति अपने उन अधिकारों का हनन करता है तो आप उसके लिए जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं सीधे। तो नागरिकों के, सभी नागरिकों के, उसकी कोई भी जाति हो सकती है, वो गरीब हो सकता है या अमीर हो सकता है, वो कोई महिला हो सकती है, वो नॉर्थ इंडियन हो सकता है या वो साउथ इंडियन हो सकता है, वो किसी भी मजहब को मानने वाला, उसमें विश्वास करने वाला हो सकता है। तो सभी को अवसर की समानता है, एक समान आगे बढ़ने का अवसर दिया है। तो संविधान जो है वो नागरिकों के लिए भी ऐसी मूलभूत सुविधाएं प्रदान करता है जिस सुविधाओं का फायदा उठा करके नागरिक अपना ऑलराउंड डेवलपमेंट करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं नंबर 4 कि संविधान जो है वो विभिन्न वर्गों और समुदायों के जो टकराव हैं, उन टकरावों को भी समाप्त करता है। विभिन्न टकराव जो है समाज के अंदर विभिन्न वर्गों और समुदायों को, देखो अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं, अपने अपने हित होते हैं, उद्योगपति पूंजीपतियों के अपने इंटरेस्ट हैं, किसान व्यापारियों के अपने इंटरेस्ट है, महिलाओं के, मजदूरों के, तो सभी के जो इंटरेस्ट हैं ज्यादा से ज्यादा वो अपने हितों को प्राप्त करना चाहते हैं। तो उससे क्या होता है कि उस सोसाइटी के अंदर एक टकराव उत्पन्न हो जाता है, और तो उस टकराव को भी समाप्त करता है। एक ऐसा कोऑर्डिनेशन स्थापित करता है संविधान कि विभिन्न वर्गों और समुदायों के हितों के टकराव को समाप्त करता है। तो इस प्रकार एक अंपायर की भूमिका निभाता है। जैसे आपने क्रिकेट मैच या फुटबॉल या कोई भी मैच आप देखते हो तो उसके अंदर एक रेफरी होता है, और वो रेफरी जो है वो उसके जो विधान है, उसके नियम, उसके रूल रेगुलेशन जो है वो उन खिलाड़ियों को मान्य होते हैं, और फिर उनको रूल रेगुलेशन को लागू करवाने के लिए जो फील्ड अंपायर होते हैं, थर्ड अंपायर जो होते हैं, वो उसको लागू करवाते हैं, और उन सभी आदेशों का पालन उन खिलाड़ियों को करना होता है। एक बार आप उस अंपायर को हटा दो, थर्ड अंपायर, उस रेफरी को हटा दो, तो वो खेल का कोई महत्व नहीं रह जाएगा, वो खेल नहीं रहेगा, फिर कोई किसी को मानेगा नहीं आपस में, तो उस खेल का इंटरेस्ट जो है वो समाप्त हो जाएगा, वो खेल का महत्व ही समाप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार संविधान जो है वो एक अंपायर की भूमिका निभाता है। आपने एक वो कहानी सुनी होगी छोटे लड़के की, कि वो एक लड़का जो है एक रस्सी से गेंद को बांध करके और वो घुमाता चला आ रहा था। रास्ते में वो गेंद जो है वो किसी दूसरे लड़के की नाक से टकराई और उसने उसका विरोध किया कि भी आपने मेरे को चोट पहुंचाई है। उस लड़के ने कहा कि इस रस्सी को और उस गेंद को घुमाना जो है मेरी आजादी है, लेकिन वो लड़का ये बोलता है कि आपकी आजादी वही समाप्त हो जाती है जहां से मेरी नाक शुरू होती है। इसका मतलब क्या है कि दो व्यक्तियों के आपसी हितों के अंदर जो टकराव उत्पन्न हुआ है उसके अंदर कुछ ऐसी मर्यादाएं बनाता है, कुछ ऐसे कानून बनाता है जिसमें वो एक दूसरे का पालन करते हैं और एक दूसरे का उसकी जो स्वतंत्रताएं हैं, उसके जो अधिकार हैं, उनका आदर करते हैं। तो इस प्रकार संविधान जो है वो एक अंपायर की भूमिका निभाता है। अब हम देखते हैं अगला टॉपिक। ये तो था हमें संविधान की जरूरत क्यों है। तो जो अगला टॉपिक है उसमें हम ये देखते हैं कि जब अपने देश का जो संविधान निर्माण का जो कार्य हो रहा था, देखो अपने देश का संविधान जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया था। उसके अंदर 389 सदस्य जो है कैबिनेट मिशन प्लान के अकॉर्डिंग वो निर्धारित किए गए थे, लेकिन कैसे वो सदस्य संख्या उसमें चेंज होती है वो आगे बताएंगे। लेकिन कि हम जब अपने देश का जो संविधान का जो निर्माण हो रहा था, यानी संविधान निर्माण के समय हमारे देश के सामने कौन कौन सी चुनौतियां थी, हमारे देश के सामने कौन कौन सी चुनौतियां थी।
तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब अपने देश के संविधान का निर्माण कार्य शुरू हुआ तो उस समय आपको पता है कि भारत का विभाजन हुआ था, और भारत का विभाजन जो है वो धर्म के आधार पर हुआ था। धर्म के आधार पर हुआ था, धर्म के आधार पर हुआ। तो उसमें हम देखते हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी थी मुस्लिम लीग, जिसका सर्वमान्य जो लीडर था मोहम्मद अली जिन्ना, और मोहम्मद अली जिन्ना ने 1940 के अंदर टू नेशन थ्योरी लेकर के आया था वो। और फिर 1942 के अंदर मुस्लिम लीग का एक सेशन शुरू होता है, और उस सेशन में वो नारा देता है क्विट डिवाइड एंड क्विट, बांटो और छोड़ो। और वहां से एक नारा चला था कि हाथ में लोटा मुंह में पान लेके रहेंगे पाकिस्तान। तो उन्होंने जोर देकर के कहा था कि भी हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग कौम हैं, इनके साथ हमारा रोटी और बेटी का कोई संबंध नहीं है, और हम इनके एक साथ नहीं रह सकते। तो उस धार्मिक भावनाओं के आधार पर, यानी कि जो इनोसेंट्स जो मुस्लिम्स जो थे, जो निर्दोष मुस्लिम्स थे, उनकी भावनाओं को भड़का करके, वरना अपने देश में 1000 साल तक जो है हिंदू मुस्लिम एक साथ रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन उनकी धार्मिक भावनाओं को भड़का करके और एक अलग देश की मांग रखी। जब कांग्रेस ने उस मांग को नहीं माना तो फिर उसने डायरेक्ट एक्शन, तुरंत कार्रवाई, और उस तुरंत कार्रवाई के अंदर जो अपने देश के अंदर कोलकाता, उस समय ये आपका जो वेस्ट बंगाल या पूर्वी जो बंगाल है, इसकी यहाँ से कोलकाता के अंदर जो है वो सांप्रदायिक दंगों की शुरुआत हो जाती है। वहाँ का जो चीफ मिनिस्टर था सोहरावर्दी, बंगाल का जो उस समय चीफ मिनिस्टर होता था सोहरावर्दी, उस सोहरावर्दी ने अपने लॉ एंड ऑर्डर का या अपने प्रशासनिक जो व्यवस्था जो थी उसके ऊपर उसने कोई ध्यान नहीं दिया, और खुली छूट दी उसने मुसलमानों को, और टारगेट किया हिंदुओं को, और वहां से कत्लेआम शुरू होता है। महिलाओं के साथ ज्यादती होती है, छोटे बच्चे, महिलाएं, पुरुष सभी जो है। तो वो क्या हो गया, अपने देश के अंदर एक कम्युनल राइट्स जो है, एक सांप्रदायिक दंगे जो है हिंदू मुस्लिम के आधार पर, मारकाट, चोरी, डकैती, अपहरण, लूटमार, हत्याएं, और विशेषकर सबसे ज्यादा जो अपने विभाजन के दौरान हम देखते हैं तो सबसे ज्यादा अपनी सोसाइटी का जो सेक्शन सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था वो हुआ था महिलाएं और छोटे बच्चे। उनको टारगेट किया गया था, जैसे उनके साथ जबरदस्ती हुई, इस प्रकार की घटनाएं घटी अपने देश के अंदर जो काफी मतलब शर्मनाक है। तो इससे क्या हुआ, धीरे धीरे अपने देश के अंदर सांप्रदायिक दंगे जो लगभग 1.5 वर्ष तक रहे, और फिर एक अलग देश बना पाकिस्तान। तो हम ये देखते हैं कि जब अपने संविधान निर्माण का जो कार्य हो रहा था उस समय सबसे बड़ी चुनौती थी, और वो चुनौती था कि अपने देश के अंदर सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे। तो उस माहौल में चुनाव करवाना, क्योंकि ये था कैबिनेट मिशन प्लान के अकॉर्डिंग कि 10 लाख की जनसंख्या के ऊपर एक प्रतिनिधि चुन करके आएगा, और वो प्रतिनिधि जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा का सदस्य होगा, और वो फिर एक बढ़िया संविधान जो है वो तैयार करेगा देश के लिए। लेकिन ऐसे माहौल में चुनाव करवाना मतलब पॉसिबल नहीं था, तो फिर इनडायरेक्ट उन प्रतिनिधियों का इलेक्शन हुआ और वो संविधान सभा में गए। तो हम ये देखते हैं सबसे बड़ी चुनौती थी कि उस समय उन सांप्रदायिक दंगों को कंट्रोल करना, उनको नियंत्रण में लाना। उसके बाद दूसरा है कि जो धर्म के आधार पर भारत का विभाजन हुआ, तो यहां पर देखो क्या हुआ था, लोगों का माइग्रेशन हुआ था एक स्थान से दूसरे स्थान के ऊपर, यानी कि पाकिस्तान से हिंदू चल करके और इंडिया में आए थे, और इंडिया से पाकिस्तान गए थे मुस्लिम्स। तो यहां हम देखते हैं कि उस दौरान सबसे ज्यादा 80 लाख लोग प्रभावित हुए थे, यानी कि आंकड़ा है कि 5 लाख लोग तो मारे गए थे और 80 लाख लोग प्रभावित हुए थे। उस जमाने में जब अपने देश की जनसंख्या 36 करोड़ थी, उसमें से 80 लाख लोग प्रभावित हुए थे, 5 लाख लोग मारे गए थे। तो वो 80 लाख लोग जो है वो अपनी प्रॉपर्टी, अपनी संपत्ति
पाकिस्तान छोड़ करके यहां आए थे और यहां से वो पाकिस्तान गए थे। तो उन लोगों के सिर पर छत नहीं थी, पेट में अनाज नहीं था, और जो एक साधन संपन्न परिवार का व्यक्ति जो अच्छे मकान में रहता था, अच्छी उसके पास जॉब्स थी, अच्छे संसाधन थे उसके पास, उसका खुद का अपना खेत था, या वो अच्छी अपनी लाइफस्टाइल जो है वो जी रहा था, और अचानक एक ही फैसले से और उसको तुरंत अपना सब कुछ छोड़ करके और वो इंडिया में आया और यहां से मुस्लिम पाकिस्तान में गए, तो वो लोग शरणार्थी बन गए अपने ही देश के अंदर। उनके सिर पर छत नहीं है, पेट में अनाज नहीं है, और रास्ते में किसी की बहन के साथ ज्यादती हुई, किसी के भाई को मार दिया गया, या किसी का भाई जो है वो रास्ते में कहीं खो गया। आपने एक फिल्म देखी होगी, मूवी भाग मिल्खा भाग, तो उसमें मिल्खा सिंह जो है वो अपनी बहन से दिल्ली में आकर के मिलता है, जब अनाउंसमेंट होती है तो दिल्ली में मिलता है उसकी बहन से वो। तो यहां हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा जो है लोग प्रभावित हुए। फिर अपने देश की जो सरकार जो थी, उनकी जिम्मेदारी थी, ये चुनौती थी एक बहुत बड़ी, कि उन लोगों को बसाना, उनको रोजगार देना, और साथ के साथ उन लोगों को ये विश्वास दिलाना कि आप इंडिया में सुरक्षित हैं, ये विश्वास दिलाना, रोजगार देना, उनको इस प्रकार की फैसिलिटीज देना, और साथ के साथ सबसे बड़ा ये था कि भी उन लोगों को विश्वास दिलाना कि इंडिया में आप सुरक्षित हैं। नंबर 3 हम देखते हैं कि हमें विरासत में एक विखंडित भारत मिला था। भारत का विभाजन तो हो गया, लेकिन एक विखंडित भारत मिला, और वो विखंडित भारत ये था कि अंग्रेजों ने ये कह दिया था, जो 565 जो प्रिंसली स्टेट थे, तो अंग्रेजों ने ये कह दिया था कि भी आज भारत के साथ साथ हम देसी राज्य रजवाड़े जो है उनको भी फ्री करते हैं, उनको आजाद करते हैं, लेकिन वो अपना खुद डिसाइड करेंगे, ये उनकी खुद की मर्जी होगी कि वो किसके साथ जाना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं या इंडिया के साथ जाना चाहते हैं, या अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर सकते हैं। तो देखो, उस विखंडित भारत को, डिसइंटीग्रेशन से इंडिया को वापिस जो है उनको इंटीग्रेट करना था, उसका एकीकरण करना था, और वो भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी। उसमें अपने देश के प्रथम गृह मंत्री, जो काफी धाकड़ नेता हुए अपने देश के, और स्वतंत्रता संग्राम में उनका काफी योगदान था, और उनकी दूरदृष्टि सोच थी कि भारत को एक किया जाए। तो उसने साम दाम दंड भेद हर तरीके का इस्तेमाल करके, और उसने फाइनली जो है वो भारत को इंटीग्रेट किया, भारत को एकीकरण किया उस व्यक्ति ने। तो ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी। नंबर 4 हम देखते हैं कि सबसे बड़ी चुनौती थी अपने देश के अंदर लोकतंत्र की स्थापना करना। क्योंकि देखो, जो अपने फ्रीडम फाइटर्स थे, जो अपने स्वतंत्रता सेनानी थे, जो एक बहुत बड़े लक्ष्य को, महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक बहुत बड़े लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते थे, और उनका लक्ष्य था आजादी। लेकिन उससे पहले उनके कुछ अपने एजेंडे थे, उनके कुछ अपने आदर्श थे, उनके कुछ अपने सिद्धांत थे कि स्वतंत्र भारत का स्वरूप कैसा होगा। जो स्वतंत्र भारत का जो सपना था उनका जो स्वरूप था, उनका जो एजेंडा जो था कि उसका समाजवादी व्यवस्था होगी, सभी नागरिकों के पास कुछ राइट्स होंगे, मूलभूत अधिकार होंगे, जो रिसोर्सेज है उनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, या हमारी खुद की एक सरकार होगी, कानून का शासन होगा। ये सारे जो है एक बहुत बड़े आदर्श को लेकर के चल रहे थे। तभी तो इतने बड़े मूवमेंट को जन्म दिया था महात्मा गांधी ने। तो ये सारी चीजें एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में ही संभव हो सकती है। तो भारत के अंदर लोकतंत्र की स्थापना करना और उन नागरिकों के लिए एक ऐसी व्यवस्थाएं जो है वो देना, उनको फैसिलिटीज देना, वो भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और उसके लिए एक संविधान का होना, फिर संविधान से कैसे शक्तियां जो है वो सरकार प्राप्त करेगी, और फिर वो सरकार उन लोगों की भलाई कार्य के लिए काम करेगी। तो इसकी भी स्थापना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और नंबर 5 है धर्मनिरपेक्षता की चुनौती। देखो, वैसे पंथ निरपेक्ष है हम, तो यहां क्या था कि भाई
देखो, धर्म के आधार पर तो देश बन गया एक पाकिस्तान, लेकिन फिर भी इंडिया के अंदर इतनी ज्यादा विविधताएं हैं कि भारत एक देश नहीं बल्कि एक महादेश है। इतनी ज्यादा विविधताएं हैं धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर, रंग के आधार पर, उनकी संस्कृतियों के आधार पर, लेकिन फिर भी भारत के अंदर मुस्लिम्स थे, रह गए थे। उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि भी हम इंडिया के साथ हैं, हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, और वो देशभक्त थे, नहीं गए वो पाकिस्तान। साथ के साथ सिख भी हैं, सिख कम्युनिटी के लोग भी हैं अपने देश के अंदर, क्रिश्चियन भी हैं, साथ के साथ जो है अपने देश के अंदर पारसी समुदाय के लोग भी हैं, तो या बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं। तो वो जो माइनॉरिटी क्लास जो थी, माइनॉरिटी जो उनके अल्पसंख्यक जो समुदाय था, उनको ये विश्वास दिलाना कि आपके जो हित हैं, आपके जो धार्मिक विश्वास हैं, आपकी जो परंपराएं हैं, आपके जो पूजा पद्धति है, आपके जो धर्म स्थल हैं, वो जो है उसके लिए आप बिल्कुल स्वतंत्र होंगे। तो इसलिए भारत के अंदर सभी कम्युनिटी क्लास या जो धार्मिक समुदाय के मानने वाले जो लोग थे, उन सभी को ये विश्वास देना कि आपके जो हित है, आपके जो इंटरेस्ट है, वो बहुसंख्यक समुदाय के द्वारा दबाए नहीं जाएंगे। तो ये थी स्वतंत्र भारत के सामने हमारी चुनौती। अब नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि अपने संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो क्या थी, और फिर भारतीय संविधान के जो स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।